Hello everyone. Today we are going to see a chapter that is related to chemistry and environment. Okay. The name of the chapter here is Green Chemistry and it is from class 12th chemistry subject, and the chapter number is 16, that is Green Chemistry and Nanochemistry. From this we are going to see green chemistry, half part of the chapter. Okay. So topics that we are going to cover today is why to learn green chemistry, introduction of green chemistry, need of green chemistry, 12 principles of green chemistry, the role of green chemistry. Okay. Okay. So we are going to see here why to learn green chemistry. तो बेसिकली कैसा है कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज रिजल्ट इन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. ओके, क्योंकि क्या होता है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, डिमांड इंक्रीज होता है, प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, प्रोडक्ट ज़्यादा क्वांटिटी में बनने लगते हैं. ओके, न्यू प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन फिर होता है, बहुत सारे न्यू इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश होती है और प्रोडक्ट्स को मॉडिफाई करने के लिए या न्यू प्रोडक्ट्स मार्केट में लाने के लिए तो वो लोग बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस, टेस्टिंग, ये सब चीज़ें होती है. ओके, एंड इसकी वजह से क्या होता है कि एनर्जी क्राइसिस होता है, मतलब चीज़ें जब हद से ज़्यादा यूज़ होने लगती है तो वो जल्दी डिप्लीट होती है, जल्दी ख़त्म होने लगती है. ओके, एज वी कैन जैसे कि आज के टाइम पे बहुत बड़ा ये प्रोटोकॉल है कि सेव वाटर सेव लाइफ, समथिंग लाइक दैट. ओके, कि हमें चीज़ें बचानी है तभी वो आगे के लिए बचेगी. नेचर के पास कोई भी चीज़ एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में है, वो रिन्यू भी एक पर्टिकुलर टाइम पे होती है. सो अगर हम ये सब चीज़ संभाल के यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे आगे जाके चीज़ें डिप्लीट हो जाएगी, ये सब चीज़ें ख़त्म होने लगेगी. ओके, सो ये एनर्जी क्राइसिस हो जाएगा तब. एंड द थर्ड थिंग इज कि जब इंडस्ट्रीज है तो पोल्यूशन होते हैं, बट अगर इंडस्ट्रीज के पोल्यूशन को एक प्रॉपर टाइम पे कंट्रोल ना किया जाए तो क्या होगा कि वो पोल्यूशन नेचर में बहुत ज़्यादा, एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा हो जाएगा एंड दैट विल अल्टीमेटली इफेक्ट टू द हेल्थ ऑफ ह्यूमन. ओके, और ह्यूमन और यू कैन से लिविंग organisms, either plants, either fish in the pond or in a sea or in a lake, anything. Okay, so we are going to see why there is a need to learn green chemistry. As we all know, chemistry plays an important role in improving the quality of our life. Okay, हम जो भी products है, हम जो use करते हैं उससे हमारी life की quality improve हो रही है. ओके, क्योंकि एज इन हम देखेंगे कि पास्ट में जब हम एंशियंट टाइम पे जाएंगे तो तब इलेक्ट्रिसिटी नहीं था और बहुत सारे डेली इक्विपमेंट्स की चीज़ें हैं वो सब नहीं थी. तब उनकी लाइफ क्या होती थी, थोड़ी हार्ड होती थी, अ बिट हार्ड. लेकिन अब क्या हो गई है, लाइफ ईजी हो गई है, मेहनत ज़्यादा नहीं लगती है किसी भी काम के लिए. तो ये क्या है, हमारा क्वालिटी लाइफ का इम्प्रूव हो रहा है. तो उसके लिए उसका एक बहुत बड़ा रोल, ये क्वालिटी इम्प्रूव करने का लाइफ का एक बहुत बड़ा रोल केमिस्ट्री भी प्ले करता है. ओके, तो केमिस्ट्री एक्चुअली सिर्फ केमिकल से रिलेटेड नहीं होता. केमिस्ट्री इज इन्वॉल्व इन फूड इंडस्ट्री, केमिस्ट्री इज इन्वॉल्व इन डाइज इंडस्ट्री, केमिस्ट्री इज इन्वॉल्व इन मेडिसिन. केमिस्ट्री देखा जाए तो हर जगह है. ओके, इसके लिए कहा जाता है केमिस्ट्री प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ. But unfortunately, due to this achievement, our health and global environment is on threat. अब क्वालिटी हम इम्प्रूव कर रहे हैं सिर्फ ह्यूमन लाइफ की. ओके, ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी इम्प्रूव करने के चक्कर में हमने क्या किया है, एनवायरनमेंट को पूरी तरह से पोल्यूट कर दिया है. एनवायरनमेंट पोल्यूट हो गया है तो एनवायरनमेंट के साथ साथ जो चीज़ एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट है, जैसे हम भी एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट है बट वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट दैट. बट जो चीज़ लाइक बर्ड्स है, फिशेस है और प्लांट्स है, ये सब टोटली एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट है. ओके, जैसे हम अपना खाना बना लेते हैं तो वो अपना खाना बना नहीं सकते हैं, तो वो डायरेक्टली एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट है. तो इसके लिए यहाँ पे वो लोग भी क्या हो रहे हैं, मेजरली इफेक्ट हो रहे हैं कि हम अपनी प्रोडक्ट, हमारे नीड्स बढ़ रहे हैं तो
पोल्यूशन भी, क्योंकि इंडस्ट्री से ही हमारे नीड्स सब रिलेटेड है, तो वहाँ पे पोल्यूशन भी इंक्रीज हो रहा है, पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है तो हमारा जो ग्रीन एनवायरनमेंट है वो क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है। अभी जैसे आपने देखा होगा कि जो सीवेजेस है, सीवेजेस इंडस्ट्री का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो सी में वो लोग रिलीज करते हैं, बड़े बड़े पॉन्ड्स या ये लेक्स में वो लोग रिलीज करते हैं अपने इंडस्ट्री के बाय प्रोडक्ट्स। और हम भी क्या करते हैं, देखो क्या करेंगे, हम घूमने जाएंगे एंड देन कुछ भी वेस्ट रहा, सी साइड घूमने तो बहुत अच्छा लगता है, बट हम क्या करते हैं, कुछ भी वेस्ट है, बॉटल है, स्नैक्स है, स्नैक्स खा लिए, रैपर्स है, क्या कर रहे हैं, हमने उससे लिटर कर दिया, थ्रो कर दिया एनवायरनमेंट में। तो फिर वो क्या होता है, एक्यूमुलेट होते जाता है थोड़ा थोड़ा। हमारे एक रैपर फेंकने से अगर हमको लगता है कुछ नहीं होगा, तो ऐसे कितने क्रोर्स ऑफ पॉपुलेशन है, तो वो एक एक करके उतना सारा जमा हो जाता है एंड देन वो क्या करता है, मेजरली हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को इफेक्ट करेगा। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो वो साइड में, सी साइड में फोटो में इतना कचरा है, इतना गार्बेज है, और वो भी वो ऐसे गार्बेज है जो हार्डली डिकम्पोज होते हैं, दैट इज नॉट एनवायरनमेंट फ्रेंडली, दैट इज नॉट नेचर फ्रेंडली। ओके, और हम कभी एफर्ट्स भी नहीं करते हैं कि इसे क्लीन करें। तो अगर हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम उसे क्लीन करें, तो हमें उसे गंदा भी नहीं करना है। अगर हम करें तो बट ऑब्वियस, अगर हम ग्रीनरी में रहेंगे तो हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा, बट अगर ग्रीनरी नहीं होगा, सिर्फ पॉल्यूशन होगा हर जगह, तो हमारा ही हेल्थ अल्टीमेटली इफेक्ट होगा, हमारे ही हेल्थ पे सब चीजें। ओके, तो इसके लिए अगर हमें हमारी नीड्स को भी पूरी करनी है और हमें हेल्दी भी रहना है, तो हमें ग्रीन केमिस्ट्री फॉलो करना पड़ेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें ग्रीन केमिस्ट्री क्या है और उसे किस तरह से फॉलो करना है, उसे किस तरह से अपने लाइफ में अडेप्ट करना है, तो ये चीज़ सब हम आगे ये चैप्टर में देखेंगे। So we are going to see the introduction part of the green chemistry. The concept of green chemistry was coined by Paul T. Estes. Okay, so what he states that green chemistry is an approach to chemistry that aims to maximize efficiency and minimize disastrous effect on human health and environment. Okay, so what it exactly says that ग्रीन केमिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री क्या है कि केमिस्ट्री के फील्ड में एक ऐसा अप्रोच करना कि अगर वो कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसकी जो एफिशिएंसी हो मैक्सिमम हो। व्हाट डज इट मीन एफिशिएंसी मैक्सिमम, कि मतलब उसके यूजेस ज़्यादा हो और उसके जो हैजार्डस इफेक्ट है, मतलब उसके जो साइड इफेक्ट्स है वो मिनिमम हो। ओके, अगर वो मिनिमम है अभी, तो वो और मिनिमम कैसे कर सकते हैं, या कोई प्रोडक्ट की अगर हम कहते हैं अगर 100% में से उसके 80% पॉजिटिव इफेक्ट्स है एंड 20% नेगेटिव इफेक्ट है, तो ग्रीन केमिस्ट्री क्या करेगा कि उसके पॉजिटिव इफेक्ट 80% से ज़्यादा और इंक्रीज कैसे हो सकते हैं, और इसके नेगेटिव इफेक्ट 20% से और कम कितने हो सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर कोई प्लास्टिक, मतलब कोई फूड है जो प्लास्टिक में पैक है, ओके, पॉलीथीन में पैक है, तो पॉलीथीन की पॉलीथीन और फूड का जो है केमिकली इंटरेक्शन होता है और फूड का क्वालिटी डिग्रेड होता है। तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं पॉलीथीन में, कि पॉलीथीन की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं कि वो इनर्ट रहे और फूड का और जो पॉलीथीन का है वो उनका केमिकली इन्वॉल्वमेंट कुछ ना हो, फूड की क्वालिटी ना डिग्रेड हो, और फूड जब हम कंज्यूम करें तो वो हमें हमारी हेल्थ को इफेक्ट ना करे, और पॉलीथीन का जो यूज है, जो एक्चुअल यूज है वो मैक्सिमाइज हो जाए। तो मतलब यहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट हमारा पॉलीथीन है तो उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमाइज हो गई, मतलब उसके यूजेस और ज़्यादा हो जाएंगे और उसके जो हैजार्डस इफेक्ट है वो क्या होंगे, और कम होंगे, अगर हम उसमें कुछ ऐसे चेंजेस लाते हैं जो ह्यूमन हेल्थ को
इफेक्ट ना करे और प्लस एनवायरनमेंट को भी इफेक्ट ना करे। तो हमें सिर्फ ह्यूमन हेल्थ को नहीं लेके चलना है कि सिर्फ ह्यूमन हेल्थ को कोई चीज़ इफेक्ट ना करे, कोई नेगेटिव चीज़ ना हो ह्यूमन हेल्थ पे कोई एक प्रोडक्ट की वजह से, सिर्फ ये नहीं देखना है हमें, हमें एनवायरनमेंट और ह्यूमन हेल्थ दोनों को बैलेंस करते हुए चलना है। और हमें क्या करना है कि हमें प्रोडक्ट की जो एफिशिएंसी है, प्रोडक्ट का यूज ज़्यादा हो और उसका जो मिनिमम जो साइड इफेक्ट्स है वो मिनिमम हो। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि हम कोई मेडिसिन कंज्यूम करते हैं, ओके। तो अगर हम मेडिसिन कंज्यूम कर रहे हैं तो क्या होता है वो टाइम पे कि हर एक मेडिसिन के कुछ ना कुछ क्या होते हैं, साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो अब वो साइड इफेक्ट्स मेडिसिन के अगर हम कम कर देंगे तो हम ये कह सकते हैं कि मेडिसिन का एफिशिएंसी ज़्यादा है, मेडिसिन के यूजेस कहीं ना कहीं बढ़ गए हैं। क्योंकि अगर पता चला हम कोई चीज़ की मेडिसिन ले रहे हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स हमारे लीवर पे हो रहा है, तो हमें क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारी एक डिजीज़ ठीक हो रही है और दूसरी डिजीज़ बढ़ रही है, दूसरी डिजीज़ स्टार्ट हो रही है हमारी बॉडी में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम ऐसी मेडिसिन मैन्युफैक्चर करने का ट्राई करेंगे, उसमें ऐसे केमिकल्स यूज करने का ट्राई करेंगे कि उसके साइड इफेक्ट कम से कम हो या बिल्कुल ना हो, और उसके यूजेस जब साइड इफेक्ट कम होंगे तो अल्टीमेटली उसकी एफिशिएंसी प्रोडक्ट की क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। ओके, सो appropriate definition क्या है ग्रीन केमिस्ट्री का? ग्रीन केमिस्ट्री इज अ यूज ऑफ केमिस्ट्री फॉर पॉल्यूशन प्रिवेंशन। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें ध्यान देना है कि pollution prevention हो by environmentally conscious design of chemical product and process that reduce or eliminate the use of hazardous substance generation। ओके, तो एक्चुअली अभी हम टर्म बाय टर्म देखेंगे कि डेफिनेशन क्या कहना चाह रहा है कि केमिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री इज द यूज ऑफ केमिस्ट्री, कि हमें केमिस्ट्री का यूज इस तरह करना है कि पोल्यूशन प्रिवेंट हो, मतलब पोल्यूशन कम से कम हो या बिल्कुल ना हो। और फिर हमें क्या करना है, एनवायरमेंटली कॉन्शियस डिजाइन ऑफ केमिकल प्रोडक्ट, मतलब हमें क्या करना है, ऐसे केमिकल प्रोडक्ट्स बनाने हैं जो एनवायरमेंटल कॉन्शियस हो, मतलब जो एनवायरमेंट को खराब ना करे, जो एनवायरमेंट को डिग्रेड ना करे। ओके, and process that reduce or eliminate the use of hazardous substance generation। ओके, और क्या करना है हमें, हमें पहले तो पोल्यूशन प्रिवेंट करना है, और फिर कैसे करना है पोल्यूशन प्रिवेंट, कि हमें ऐसा कोई सब्सटेंसेस बनाने हैं या ऐसे सब्सटेंसेस बनाने केमिकल को यूज करके जो एनवायरनमेंट कॉन्शियस हो, मतलब एनवायरनमेंट को डिग्रेड ना करे। और हमें ऐसे प्रोसेस यूज करने हैं, ऐसे प्रोसेस, ऐसी टेक्निक यूज करनी है कि जब कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होने के बाद जो उसके बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, ओके, जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, वो हैजार्डस ना हो। तो केमिकल इंडस्ट्री में मोस्टली ऐसा होता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं तो वो एक्सट्रीमली हैजार्डस होते हैं, और वो वेस्ट प्रोडक्ट वो लोग लेक्स और बड़ी बड़ी सीज में वो लोग क्या करते हैं, वो वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करते हैं, और फिर वो क्या होते हैं, फिश और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करते हैं, और फिर वो लोग की हेल्थ फेटल होती है। ओके, या अगर कोई गैशियस कंपनी होती है, इंडस्ट्री होती है, तो उनकी चिमनी से जो स्मोक निकलता है तो वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है, वो अल्टीमेटली ट्रीज पे इफेक्ट करेगा, बर्ड्स पे इफेक्ट करेगा, इवन ह्यूमन हेल्थ पे इफेक्ट करेगा। तो हमें ग्रीन केमिस्ट्री का यूज ऐसे करना है कि वो पोल्यूशन प्रिवेंशन करे, और कैसे करे कि एनवायरमेंटली कॉन्शियस डिजाइन हो प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट ऐसे हो कि जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, और प्रोडक्ट ऐसे हो, और वो प्रोडक्ट के जो प्रोसेस है, मैन्युफैक्चर प्रोसेस है, वो ऐसे हो कि वो जो हैजार्डस सब्सटेंस जो निकलेंगे इंडस्ट्री से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होने के बाद, जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलेंगे वो कम से कम निकले, और वो कम से कम हैजार्डस हो हेल्थ को। ओके, तो ऐसी चीजों का हमें ध्यान रखना है। ओके, सो नाउ वी विल सी द नीड ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री की जरूरतें क्या है? सो हियर वी आर गोइंग टू सी point by point to reduce the impact of energy crisis, pollution and to save natural resources। तो हम ग्रीन केमिस्ट्री क्यों पढ़ेंगे? मोटो क्या है हमारा, एम क्या है ग्रीन केमिस्ट्री पढ़ने का? कि
ये जो एनर्जी क्राइसिस हो रही है, एनर्जी क्राइसिस, अभी देखो केमिकल्स कहाँ से आ रहे हैं, अर्थ से आ रहे हैं केमिकल, ओके। तो कहीं ना कहीं एक टाइम आएगा कि वो सब चीजें खत्म हो जाएगी, क्योंकि अर्थ में एक पर्टिकुलर अबेंडेंस में ही सब चीज प्रेजेंट है, ओके। और ये सब चीज हम खुद से तो बना नहीं सकते हैं, तो हम अर्थ से ही, अर्थ के कोर से, अर्थ के अलग अलग लेयर से हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं सब चीज। तो ये सब चीज कम होने लगेगी तो क्या होगा, एनर्जी क्राइसिस। सेकेंडली, एनर्जी क्राइसिस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि वाटर वाटर डिप्लीट हो रहा है, वाटर कम हो रहा है, क्योंकि वाटर पोल्यूट भी हो रहा है, ओके। वाटर लेवल जो अंडरग्राउंड है, वो वाटर लेवल नीचे हो रहा है, अब नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे भी एनर्जी क्राइसिस हो रहे हैं। तो ये सब चीजें हमें कम करनी है, टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी क्राइसिस। पोल्यूशन पोल्यूशन कम करना है, पोल्यूशन को जो इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट पे वो कम करना है हमें, एंड टू सेव नेचुरल रिसोर्सेज। और हमें क्या करना है, नेचुरल रिसोर्सेज बचाने हैं, जो भी हमारे प्लांट्स है। क्योंकि देखो, अगर आप स्मोक में, कहीं से स्मोक आ रहे हैं जो हेल्थ को अच्छे नहीं होते, लाइक आप एक एग्जांपल समझ लो, अगर कोई एक पर्सन, एक जो हम विंडोज पे प्लांट रखते हैं ना, अगर वो प्लांट के पास कोई एक पर्सन जाके डेली स्मोक करता है, ओके। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, आपको कभी अगर ये चीज नोट करने का मौका मिले तो आप करना, कि अगर कोई एक पर्सन वो एक प्लांट के पास, विंडो के पास जाके वो प्लांट के पास खड़े होके अगर डेली स्मोक करता है, तो प्लांट के जो लीव्स होते हैं वो ब्लैक होने लगते हैं, वो प्लांट सूखने लगता है, वो प्लांट पे वो स्मोक के बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स तो आपको क्लियरली दिखाई देंगे, ओके। लेकिन अगर ये चीज डेली बेसिस पे हो रही है तो वो डेली बेसिस पे, इन द सेंस, अभी वो 24 आवर्स तो वो पर्सन स्मोक नहीं करेगा, बट दिन का 15 to 20 मिनट्स ही पर डे अगर वो कर रहा है, तो वो धीरे धीरे वो प्लांट्स को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। तो ऐसे तो एक इंडस्ट्री में से कितने स्मोक निकलते हैं, कितने हार्मफुल गैसेस निकलते हैं जो नेचर को पोल्यूट कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ग्रीन केमिस्ट्री का यूज करके, उसके 12 प्रिंसिपल का यूज करके हमें क्या करना है, नेचर को सेव करना है, ओके। एंड सेकेंड पॉइंट, सब फर्स्ट पॉइंट में इम्पोर्टेंट क्या था यहाँ पे, एनर्जी क्राइसिस, पोल्यूशन, और क्या करना है हमें, नेचर को सेव करना है, टू सेव नेचुरल रिसोर्सेज। अब सेकेंड पॉइंट में क्या है, टू ओवरकम द प्रॉब्लम वी नीड टू इम्प्लीमेंट 12 प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री एनिकेटेड बाय पॉल एनेस्टेस, ओके। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, कि अभी हमें प्रॉब्लम्स का तो पता चल गया है कि एनर्जी क्राइसिस होंगे, अगर हम कंट्रोल ना किए तो पोल्यूशन बढ़ेगा, नेचुरल रिसोर्सेज खतरे में है, डेंजर में है, सब कुछ, ह्यूमन लाइफ से लेके जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सब खतरे में है। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी करनी है, कोई ना कोई चीज़ ऐसी लानी है कि क्या हो, ये सब प्रॉब्लम से हम ओवरकम कर सके। तो जो हमने प्रीवियस स्लाइड में इंट्रोडक्शन में देखे थे, वो साइंटिस्ट पॉल एनेस्टेस, तो इन्होंने क्या किए हैं, 12 प्रिंसिपल स्टेट किए हैं ग्रीन केमिस्ट्री के, कि अगर पर्सन टू पर्सन और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री ये सब चीज़ें फॉलो होती है, तो हम ये जो प्रॉब्लम्स है, एनर्जी क्राइसिस का, पोल्यूशन का और नेचर डिग्रेड होने का, इससे ओवरकम कर सकते हैं हम, ओके। सो यहाँ पे अब हम देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट टर्म उन्होंने कॉइन किया है कि फॉर सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, ओके। सो वी आर गोइंग टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पहली बात तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो चीज़ होती है कि कोई चीज़ को हमें ज़्यादा वक्त तक चलाना है, ओके, और हमें धीरे धीरे जाना है। मतलब क्या करना है हमें यहाँ पे, हमें ऐसे डेवलपमेंट पे फोकस करना है कि जो हमारी नीड और एनवायरनमेंट की स्टेबिलिटी को मेंटेन करके चले, ओके। तो जो चीज़ें मेंटेन करके चलेगी उसे हम क्या बोलेंगे, सस्टेनेबल, ओके। मतलब बैलेंस दोनों का होना चाहिए, कि हमारी नीड भी पूरी हो रही है और एनवायरनमेंट भी सेफ है, तो इससे हम क्या बोलेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये ऐसा क्यों है, अभी हम आगे देखेंगे कुछ चीज़ें, तो आपको पता चलेगी। तो ग्रीन केमिस्ट्री प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ओके। अब ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ डेवलपमेंट दैट मीट द नीड ऑफ
present without compromising the ability of future generation to meet their own need. मतलब हमें क्या करना है यहाँ पे कि हमें हमारी ज़रूरत भी पूरी हो ऐसी चीज़ें डेवलप करनी है, या इतना ही चीज़ें यूज़ करना है कि हमारी अभी की चीज़ें पूरी हो, और ये जो हमारी अगर अभी नीड्स पूरी हो रही है तो ये आगे की जनरेशन को इफेक्ट ना करे। ओके, मतलब इफेक्ट ना करे इन द सेंस कि हम चीज़ें उतनी ही यूज़ करें प्रेजेंट में, हम उतनी ही चीज़ें यूज़ करें कि वो चीज़ आगे चल के ख़त्म ना हो जाए, फ्यूचर जनरेशन के लिए वो चीज़ें बचे ही ना। फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम पे हम देखते हैं कि पेट्रोल और डीजल हो गया, तो बोलते हैं कि सेव करो पेट्रोल डीजल, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में है अर्थ के पार्ट में, तो अगर वो ख़त्म हो गया तो फ्यूचर जनरेशन को नहीं मिलेगी। तो इसीलिए हमें क्या करना है, कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स फॉलो करने हैं कि अगर हम पेट्रोल और डीजल की बात करें तो अगर ट्रैफिक है, सिग्नल है, तो हमें हमारे व्हीकल्स ऑफ कर देनी है, और फिर बिना ज़रूरत का हमें प्राइवेट व्हीकल नहीं यूज़ करना है, पब्लिक व्हीकल में ट्रैवल करना है। तो ये सब चीज़ों से क्या होगा कि हमारे जो रिसोर्सेज है वो बचेंगे। हमारा डेवलपमेंट तो वैसे की वैसे ही है, क्योंकि हमें व्हीकल में ट्रैवल करने से मतलब है, ना कि वो पर्सनल हो या पब्लिकली हो। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना चाहिए कि हम क्या करें, ऐसी चीज़ें यूज़ करें कि हमारे नीड भी पूरी हो और वो सेफ भी हो, हम बचा भी सके हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए, ताकि उन्हें भी वो चीज़ प्रोवाइड हम कर सके, हम दे सके। ओके, अगर वाटर ख़त्म हो जाएगा, आज वाटर जो स्पीड में पोल्यूट हो रहा है और वाटर जो स्पीड में कम होते जा रहा है, तो आगे की जनरेशन क्या करेगी, आगे आगे की जनरेशन को वाटर क्राइसिस कितना फेस करना होगा। तो वो सब चीज़ें का हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोटेक्टिंग द वर्ल्ड रिसोर्सेज। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे तभी हम क्या करेंगे, पूरी दुनिया के जो रिसोर्सेज है, ओके, रिसोर्सेज एक तरह से एक ट्रेजर है हमारे लिए, जो दुनिया में ट्रेजर वो गॉड गिफ्टेड है, जो हम केमिकल्स है, वाटर है, जो भी है, ट्रीज है, ये सब क्या है, वर्ल्ड रिसोर्सेज जो है, ये सब क्या है, गॉड गिफ्टेड है, और इसे हमें क्या करना है, बचा के रखना है, बहुत कॉन्शियसली यूज करना है। तो इसे हम क्या बोलेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रोटेक्टिंग द वर्ल्ड रिसोर्सेज। एक कॉमन से एग्जांपल ले लेते हैं हम, कि अगर मान लो कि आपको, आपके पास बहुत सारे पैसे, लाइक मान लो अगर इन हैंड आपके पास अभी टेम्परेरी के लिए 1 लाख है, ओके, अभी ये आप चाहो तो पूरा ईयर चला सकते हो, और आप चाहो तो एक दिन में खत्म कर सकते हो। ओके, तो अगर आप एक दिन में सब चीजें खत्म कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, वो एक बेवकूफ़ी है, क्योंकि आज खत्म हो गया तो कल आप क्या यूज करोगे। ओके, तो इसके लिए आपको ऐसे चलना है कि आपकी आज की नीड पूरी हो, और आपका फ्यूचर नीड भी पूरा हो, और सब चीज बैलेंस में रहे। हमें एक्स्ट्रा चीजें अगर है तो वो वेस्ट नहीं करनी है, वो प्रिजर्व करके रखनी है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Now we are going to see the 12 principle of green chemistry. Here are the 12 principle of green chemistry. We will start from here. Prevent waste, atom economy, less hazardous synthesis, safer chemical and products, safe solvent and auxiliaries designed for energy efficiency, use renewable feedstock, avoid chemical derivation, catalysis designed for degradation, real-time analysis for pollution prevention, minimize potential for accidents. Okay, so we are going to see this 12 principle one by one in detail with examples. So we are going to start with the 12 principle of green chemistry. The very first is prevention of waste or byproduct. Okay, so what it states, it is better to prevent waste than to treat or clean up after it is formed. Okay, तो हमें क्या करना है कि कोई चीज क्लीन करने से अच्छा हमें वो चीज हम अगर गंदी ही ना करें तो ये एक बहुत बेटर ऑप्शन है। ओके,
तो यहाँ पे इट इज़ बेटर टू प्रिवेंट वेस्ट, हमें क्या करना है, ट्राई करना है कि वेस्ट फॉर्म ही ना हो, बजाय कि हमें उसे ट्रीट करना पड़े या उसे हमें क्लीन करना पड़े। ट्रीट करना पड़े इन द सेंस क्या होता है यहाँ पे कि अगर केमिकल इंडस्ट्रीज में अगर जो बाय प्रोडक्ट वो लोग सी में रिलीज करते हैं, उन्हें पहले टेस्ट करना होता है कि वो हजार्डस है कि नहीं है हेल्थ को लेके, और अगर वो हजार्डस है तो उन्हें क्या करना है, वो जो केमिकल है हजार्डस केमिकल बाय प्रोडक्ट वो रिलीज करने से पहले उसे हजार्डस उसे ऐसे ट्रीट करना है कि वो हजार्डस ना रहे, ओके, या मिनिमम मिनिमम हजार्डस रहे, उसे ऐसे ट्रीट करना है। उसके बाद ही उसे एनवायरनमेंट में वो रिलीज कर सकते हैं। अगर वो ज़्यादा हजार्डस है तो उन्हें राइट नहीं है, परमिशन नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से कि वो एनवायरनमेंट में आइदर अगर वो स्मोक के फॉर्म में है या वो लिक्विड फॉर्म में है या जो भी फॉर्म में है या वो सी में रिलीज कर रहे हैं वो, तो अगर ज़्यादा हजार्डस है तो वो रिलीज नहीं कर सकते। उन्हें क्या करना पड़ेगा, उसे ट्रीट करना पड़ेगा वो वेस्ट को। या तो उन अगर हम वेस्ट प्रिवेंट अगर मतलब इट इज़ बेटर टू प्रिवेंट वेस्ट देन टू ट्रीट और क्लीन अप। या तो हमें क्लीन करने के, अगर हमें क्लीन करना ही नहीं है तो हमें क्या करना है, हमें वेस्ट बनाने ही नहीं है, मतलब हमें ऐसा केमिकल प्रोसेस अप्लाई करना है कि बाय प्रोडक्ट बने ही ना, वेस्ट बने ही ना, ओके। तो ये टेक्निक हमें अडाप्ट करनी है जो वेरी फर्स्ट है। अगर ग्रीन केमिस्ट्री प्रिंसिपल के एस्पेक्ट से देखेंगे तो हमें वेस्ट को प्रिवेंट ही करना है ताकि हमें इसे ट्रीट और क्लीन अप करना पड़े ही ना। अगर इलस्ट्रेशन देखेंगे हम तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन में वेरी फर्स्ट पॉइंट है कि हमें क्या करना है, जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी अडेप्ट करना है। मतलब वेस्ट अगर हमारा जो केमिकल सिंथेसिस हो रहा है, जैसे अभी मैंने कहा यहाँ पे क्लीन अप वाला पार्ट, तो अगर हम हमें क्लीन करना ही नहीं है तो हमें वेस्ट फॉर्म करना ही नहीं है, ओके। अगर हम क्लीन नहीं कर सकते कोई चीज़ तो इसके लिए हमें ऐसी टेक्निक अडेप्ट करनी है जो क्या हो, जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी हो, ZWT, मतलब वेस्ट बने ही ना, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी कोई ऐसा प्रोसेस होना चाहिए। देन इन अ केमिकल सिंथेसिस वेस्ट प्रोडक्ट शुड बी मिनिमम और जीरो। अगर वेस्ट प्रोडक्ट बनता भी है तो वो क्या होना चाहिए, एकदम मिनिमम होना चाहिए, या तो होना ही नहीं चाहिए, बनना ही नहीं चाहिए, ओके। अगर कोई केमिकल सिंथेसिस हम कर रहे हैं तो या तो बाय प्रोडक्ट रहे तो भी बहुत कम रहे, या एकदम लीस्ट हजार्डस रहे, या तो रहे ही ना, okay. It aim to use the waste product of one system as the raw material for other। मान लो अगर कोई एक केमिकल सिंथेसिस से कोई वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है, ओके, कोई एक केमिकल सिंथेसिस से कोई एक वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है तो इसका वेस्ट प्रोडक्ट कोई दूसरे केमिकल सिंथेसिस का रॉ मटेरियल बन सकता है, मतलब क्या बन सकता है, स्टार्टिंग मटेरियल बन सकता है, ओके। अभी ये जो थर्ड पॉइंट है उसके एग्जाम्पल हम देखेंगे। Bottom ash of thermal power plant station can be used as raw material for cement and brick industry। ओके, सो यहाँ पे क्या उसने कहा कि बॉटम एश ऑफ थर्मल पावर प्लांट। अब थर्मल पावर प्लांट क्या है कि वो कोल से हम जो इलेक्ट्रिसिटी या जो भी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, जो ऐश बचता है, जो राख बोलते हैं ना, वो जो बचती है बॉटम पे, तो बॉटम पे थर्मल पावर प्लांट के, तो वो जो ऐश है उसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं, अभी वो तो फेंकने में ही जाएगी, लेकिन उसका यूज कहीं अगर हो सकता है तो वो क्या है, सीमेंट और ब्रिक इंडस्ट्री में हम उसे यूज कर सकते हैं, ओके। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे तो यूज होने वाला ही है वो ऐश। अब चाहे वो ऐश ये लोग पर्पसली डेवलप करें, पर्पसली बनाए सीमेंट और ब्रिक इंडस्ट्री के लिए, या तो फिर क्या करे वो लोग थर्मल पावर प्लांट का जो बाय प्रोडक्ट है, जो पावर प्लांट स्टेशन के नीचे, एकदम नीचे वाली लेयर में वो ऐश जो जमा होता है, क्योंकि मेनली ये थर्मल पावर प्लांट क्या किससे चलते हैं, कोल माइन, ये सब जो चीज़ें होती है, माइन से जितने कोल मिलते हैं वो सबसे ये सब वर्क होते हैं, तो वो कोल अल्टीमेटली ऐश में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो ऐश कहाँ यूज हो सकता है, सीमेंट इंडस्ट्री और ब्रिक इंडस्ट्री में। फिर एफ्लुएंट कमिंग फ्रॉम क्लींजिंग ऑफ मशीनरी पार्ट,
effluent coming from cleansing of machinery part can be used as coolant water in thermal power plant station. ओके तो मतलब अगर हम मशीनरी पार्ट जैसे इंडस्ट्री है मशीन्स की मशीनरी पार्ट्स की, अगर वहाँ पे क्लिनजिंग हो रही है, क्लिनजिंग होने के लिए वाटर लगेगा ऑब्वियसली, और वाटर क्या होगा फिर एट लास्ट क्या हो जाएगा, वो पोल्यूटेड हो जाएगा, मतलब उसके अंदर क्या होंगे, सर्फेक्टेंट्स होंगे, ये सब चीज़ें होगी। तो कहीं ना कहीं वो जो वेस्ट वाटर है वो एज अ कूलेंट यूज कर सकते हैं थर्मल पावर प्लांट, मतलब थर्मल पावर स्टेशन में। कूलेंट वाटर क्या करता है, टेम्परेचर को डाउन करता है। अभी वहाँ थर्मल पावर प्लांट स्टेशन है, तो मतलब हीट के थ्रू वो लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वो पावर प्लांट स्टेशन बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है, तो वो उसके आउटर जैकेट में वो लोग क्या करते हैं, कूलेंट प्रोवाइड करते हैं इन द सेंस वहाँ पे कोई ऐसा लिक्विड होना चाहिए जो पावर प्लांट को कूल कर सके, हल्का सा हीट ज़्यादा बाहर ना आए, तो उसके लिए कूलेंट यूज होता है। अब अगर एफ्लुएंट है क्लींजिंग मशीनरी का पार्ट्स का और वो कुछ यूज में नहीं आने वाला है, तो उसको आउटर जैकेट पे सर्कुलेट कर सकते हैं थर्मल पावर प्लांट स्टेशन के, ताकि वो एज अ कूलेंट वर्क कर सके। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी अप्लाई करनी है, ताकि हमारा जो वेस्ट है वो बने ही ना, जो बाय प्रोडक्ट है वो बने ही ना। अगर बन भी रहा है तो वो कम से कम बने, और अगर वेस्ट प्रोडक्ट कम से कम भी बन रहा है तो हमें ट्राई करना है कि वो वेस्ट प्रोडक्ट कोई दूसरे केमिकल सिंथेसिस में काम आ जाए। अब देखो ये कुछ केस स्टडीज है एनवायरमेंटल डिजास्टर की, कि यहाँ पे क्या हुआ था, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसके वजह से बहुत बड़े बड़े डिजास्टर हुए थे। तो एक ये देखेंगे हम अभी। सो द वेरी फर्स्ट दिस रिवर situated in Oyo. So there were many things being dumped up in this river, such as gasoline, oil plant, and metals. So this river was called as a rainbow of many different color because of such different waste. Okay, अभी हम अगर बारिश के टाइम पे रोड पे जो वाटर रहते हैं, अगर उस पे जरा सा ऑयल या पेट्रोल डीजल गिर जाता है तो हमें वो रेनबो टाइप कलर दिखाई देता है। ओके, वो पेट्स में जो वाटर होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे जो लेक था, जो रिवर थी, रिवर में क्या थे, गैसोलीन, ऑयल प्लांट, ऑयल पेंट, ये सब वो लोगों ने क्या किया था, मेटल्स ये सब उसके अंदर डंप किए थे, वो लोगों ने डाले थे। ओके, जो जो भी वेस्ट था वो लोग का इंडस्ट्री का। तो यहाँ पे ना बहुत सारे अलग अलग कलर्स थे वो रिवर में, तो इसके लिए वो रिवर को कहा जाता था अ रेनबो ऑफ मेनी डिफरेंट कलर्स। लेकिन क्या हो गया कि फायर इरप्टेड ऑन रिवर सेवरल टाइम बिफोर June 22 when a river fire captured national attention when Time magazine reported it. Okay, तो यहाँ पे क्या होता था कि जब अब मेटल्स और ये गैसोलीन, ऑयल प्लांट, ऑयल, ये सब कितने जल्दी फायर कैच करता है, ऑयल पेंट ये सब। तो यहाँ पे बहुत बार क्या हुआ था, ये रिवर में बहुत बड़े बड़े फायर मतलब आग लग गई थी, क्योंकि ये रिवर टोटली टोटली पूरा कवर था ऑयल ये सब चीज से। अगर पानी पे ऑयल की लेयर आ जाती है तो पानी की लेयर का एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट जल्दी नहीं बनता है। ओके, क्योंकि वो लेयर पूरी तरह से वाटर को कवर कर देती है। तो इसके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हो गए थे कि ज़रा सा अगर आग लगने के चांसेस हो तो वो जल्दी वो आग लग भी जाती थी वहाँ पे। तो इसके लिए मैनी टाइम्स क्या हुआ था, यहाँ पे फायर कैच हुई थी रिवर में फायर कैच हुई थी। तो जब बहुत बहुत बार ऐसा हुआ तो ये चीज़ रिपोर्ट की गई फिर, एंड देन फिर ये चीज़ों को क्लीन किया गया, ट्राई किया गया कि कम से कम उसमें इफेक्ट्स अब रहे और एनवायरनमेंट सेफ रहे। फिर एक है ये एनवायरमेंटल डिजास्टर का, लव कैनाल नाइग्रा फॉल का। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भी वो लोगों ने क्या किया कि बहुत सारे केमिकल और प्लास्टिक कंपनी ने यहाँ पे क्या किया था, डंप किया था। ओके, अब वो डंप करने के बाद क्या हुआ, कुछ वक्त के बाद जब कचरे ज़्यादा हो जाता है, जब वेस्ट मटेरियल ज़्यादा हो जाता है ना कैनाल में, तो वो कैनाल वेस्ट मटेरियल से इतना भर जाता है कि अब वो कैनाल नहीं रह जाता है, वो सिर्फ एक गटर फॉर्म हो जाती है, वैसा होता है वहाँ पे। तो अब इन लोगों ने क्या किया, वो लोग को वो ज़मीन का रिक्वायरमेंट था। ओके, लाइक मतलब वहाँ पे वो लोग को कुछ कंस्ट्रक्ट करना था।
तो वो लोगों ने क्या किया, उसको, वो जो कैनाल था उसको सील कर दिया उन्होंने। ठीक है, ये सेकंड वाले जो नीचे वाली पिक्चर, वो कैनाल को यहाँ पे वो लोगों ने सील कर दिया था, और उसके आजू बाजू क्या किया था, वो लोगों ने स्कूल बना दिया था, हाउसिंग ट्रैक बना दिया था, ये सब किया था उन्होंने। लेकिन अब क्या हुआ, सील करने के बाद केमिकल तो अंदर ही थे और केमिकल ट्रीट नहीं हुए थे। तो केमिकल के वजह से, केमिकल इंटरेक्शन की वजह से वो केमिकल सील हो गए थे, तो कहीं ना कहीं वो हीट जनरेट हुआ और फिर वहां से ना गैस लीक होने लगी। ओके, अब जब वो गैस लीक हुई तो आसपास के जितने भी लिविंग क्रिएचर्स के लिए कभी स्कूल बनी है, तो बट ऑब्वियस वहाँ पे बच्चे आएंगे, हाउसिंग ट्रैक्स है तो वहाँ पे और लोग रहेंगे वहाँ पे। तो अब क्या हुआ, जब यहाँ से कैनाल से गैस लीक होने लगी केमिकल रिएक्शन की वजह से अंदर ही अंदर, तो वहाँ पे इतने हेल्थ इफेक्ट आए कि जो न्यू बर्थ होते थे, न्यू बॉर्न बेबी होते थे, उसमें भी डिफेक्टिव कितने बर्थ लेते थे। ओके, हाई बर्थ डिफेक्ट इंसिडेंट्स वहाँ पे होने लगे, और नर्वस सिस्टम रिलेटेड डिजीज होने लगी चिल्ड्रंस में, ये सब होने लगा। तो इसके लिए ये जो केमिकल इंडस्ट्रीज होती है, अगर वो उनके जो वेस्ट है उनको प्रॉपरली डिकम्पोज नहीं करेगी, तो कुछ वक्त के बाद ऐसे बड़े बड़े डिजास्टर्स देखने के लिए मिलते हैं। Second principle of green chemistry is atom economy. So the definition is atom economy is a measure of the amount of atom from the static material that are present in the useful products at the end of chemical process. So here we are going to uh, count the masses of the atom present in the reactant, total reactant, and the masses of the product. Okay, product, we are going to calculate mass of the product, not byproduct. Okay, at the end of the chemical reaction. So we will see an example for this. Good atom economy means most of the atom of reactant are incorporated in the desired product and only a small amount of unwanted byproduct are formed, and hence lesser problem of waste disposal. If we get a good atom economy is calculated in percentage. So the higher the percentage of atom economy, we can say the more feasible is the reaction. Okay, reaction उतना ही अच्छा है और उतना ही green chemistry है। तो अभी आपको एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा क्या है। तो देखो, पहले तो एटम इकोनॉमी फाइंड करने का फॉर्मूला है, परसेंट एटम इकोनॉमी कैसे कैलकुलेट करते हैं, फार्मूला वेट ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट, जो हमें प्रोडक्ट चाहिए उसका फार्मूला वेट हम ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, हम जितने रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं उसका जो फार्मूला वेट है, फार्मूला वेट मतलब मॉलिक्यूलर मास। ओके, मॉलिक्यूलर मास रिएक्टेंट का डिनोमिनेटर में लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे। सो एज एन एग्जांपल, ब्यूटेनॉल है, लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट हमारे ब्यूटेनॉल है, सोडियम ब्रोमाइड है और सल्फ्यूरिक एसिड है, और राइट साइड पे हमें प्रोडक्ट क्या मिला, ब्रोमोब्यूटेन मिला, सोडियम सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और वाटर हमारे क्या है, बाय प्रोडक्ट है। तो हमें बाय प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं कैलकुलेट करने हैं। व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इज total reactant, masses of the total reactant, and the mass of the product, not the mass of the byproduct. We are not going to calculate the mass of the byproduct. Okay, so here what we'll do, we will calculate formula weight of desired product and formula weight of all the reactant used in the reaction. So person economy, how we'll calculate mass, यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में we are going to put the masses of the put the mass of the this product. Okay, so प्रोडक्ट में कितने हमारे पास कार्बन है, 4 कार्बन है, यू कैन कैलकुलेट। ब्रोमोब्यूटेन में 4 कार्बन है, 9 हाइड्रोजन है एंड 1 ब्रोमाइड एटम है। ओके, 1 ब्रोमीन है। तो यहाँ पे हम वो पुटअप करेंगे, मासेस पुटअप करेंगे और उसके रिस्पेक्टिव नंबर पुटअप करेंगे कि कितने क्वांटिटी में हाइड्रोजन है, कितने क्वांटिटी में कार्बन है, ताकि वो प्रॉपर कैलकुलेट हो। ओके, फिर हम डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर में जितने भी रिएक्टेंट है, ब्यूटेनॉल है और सोडियम ब्रोमाइड है और H2SO4 है, ये सब
इसके मासेस काउंट करेंगे हम कहाँ पे, डिनोमिनेटर में काउंट करेंगे। ओके, सो व्हाट वी आर नाउ वी विल कैलकुलेट। अगर जैसे हमारे पास अगर हम कार्बन कैलकुलेट करें तो कार्बन कितने हैं रिएक्टेंट में, 1 कार्बन, यह सेकेंड कार्बन, यह थर्ड कार्बन, यह फोर्थ कार्बन। ओके, अब हाइड्रोजन अगर आप कैलकुलेट करेंगे, ये 3 5 फिर 7 यहाँ पे, फिर 8 9, फिर ये यहाँ पे ये 10 एंड H2SO4 का 11 12। तो ऐसे करके आपको हर एक एटम कैलकुलेट करना है, फिर उसके मासेस से आपको उसको मल्टीप्लाई कर देना है एंड देन इसको टोटली हम किससे करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का जो आंसर रहेगा उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो न्यूमरेटर हमें मिला 137 यूनिट और डिनोमिनेटर मिला 275 यूनिट। ओके, इसे हम क्या करें, 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर कितना आया, 49.81%। ओके, तो मतलब अगर हम हमारा रिएक्टेंट को 100% कंसिडर करते हैं, जो हमारा रिएक्टेंट पार्ट है लेफ्ट साइड वो 100% है, तो हमारा प्रोडक्ट कितना बन रहा है, हमारा वो 100% में से सिर्फ 49% मटेरियल यूज होके प्रोडक्ट बन रहा है, बाकी सब क्या बन रहा है, बाय प्रोडक्ट बना हमारा। ओके, तो मतलब यहाँ पे हम 50% ऑफ द स्टार्टिंग मटेरियल भी कन्वर्ट नहीं कर पाए प्रोडक्ट में। तो ये जो रिएक्शन प्रोसीजर है यहाँ पे कहीं ना कहीं लॉस है और बहुत ज़्यादा क्या बन रहे हैं, हमारे बाय प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो ये एनवायरमेंटल थ्रेट भी है, एक तरह से एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी क्रिएट करेगा। तो ऐसे टाइम पे फिर साइंटिस्ट क्या करते हैं कि वो कोई ऑल्टरनेट मेथड ढूंढते हैं, कोई एक रिएक्शन कैरी आउट करने का, जैसे कोई ऑल्टरनेट मेथड जिसमें ब्यूटेनॉल को हम ब्रोमो ब्यूटेन में कन्वर्ट कर सकें और हमारा बाय प्रोडक्ट कम हो, जिसकी वजह से हमारी एटम इकोनॉमी ज़्यादा हो। ओके, तो हमारी जब जितना ज़्यादा एटम का जितना ज़्यादा मास होगा हमारा प्रोडक्ट का, उतना ही ज़्यादा हमारा क्या होगा, यहाँ पे एटम इकोनॉमी इंक्रीज होगा। और एटम इकोनॉमी इंक्रीज होगा मतलब क्या, रिएक्शन क्या है, ग्रीन केमिस्ट्री को फेवर कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है एटम इकोनॉमी का। इसमें ये जो रिएक्टेंट है वो टोटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और यहाँ पे नो वेस्ट प्रोडक्ट है, इसके लिए यील्ड कितना है, 100% है। ओके, सो हम एटम इकोनॉमी क्यों स्टडी करते हैं, कि हमें पता चले को प्रोडक्ट्स इज नथिंग एल्स देन बाय प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या बाय प्रोडक्ट बना है और हाउ मच वेस्ट इज जनरेटेड, कितना वेस्ट जनरेट हुआ है। Higher the atom economy of reaction, more it is considered as green synthesis। मतलब जितना हमारा केमिकल एटम इकोनॉमी ज़्यादा होगा उतना ही हमारा जो रिएक्शन है वो ग्रीन सिंथेसिस होगा। क्यों, क्योंकि एटम इकोनॉमी ज़्यादा होगा तो बाय प्रोडक्ट कम होगा, और बाय प्रोडक्ट कम है मतलब वो हमारा जो रिएक्शन है वो क्या कर रहा है, ग्रीन केमिस्ट्री फेवर कर रहा है, इसके लिए हम उसे ग्रीन सिंथेसिस बोले। लेस हैजार्डस केमिकल सिंथेसिस, मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पे केमिकल सिंथेसिस ऐसा करना है कि वो कम से कम हैजार्डस हो। सो फर्स्ट पॉइंट, डिजाइन केमिकल रिएक्शन एंड सिंथेसिस रूट should be as safe as possible so that we can avoid formation of hazardous waste from chemical process। मतलब क्या करना है, हमें ऐसे रूट्स चूज करने हैं केमिकल्स डिजाइन करने के लिए, ऐसे केमिकल रिएक्शन चूज करना है, ऐसे सिंथेसिस के रूट्स चूज करना है जो क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा सेफ हो और कम से कम क्या हो, हैजार्डस हो। ज़्यादा से ज़्यादा सेफ हो और कम से कम हैजार्डस हो। ओके, सो we can avoid formation of hazardous waste from chemical processes। अगर हमारा रूट सेफ है तो मीन्स रूट सेफ इन द सेंस, रूट सेफ होने का मतलब ये है कि जो रिएक्टेंट है वो ही हैजार्डस ना हो, तो हमारे जो प्रोडक्ट्स के साथ जो बाय प्रोडक्ट अगर फॉर्म होते हैं तो वो भी क्या होंगे, हैजार्डस नहीं होंगे। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना है, सेफ रूट चूज करना है। इलस्ट्रेशन में आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। तो ये क्या है, एक इंसेक्टिसाइड है
जो बहुत इफ़ेक्टिव है ये जो टाइफाइड मलेरिया के मॉस्किटोज है उनको किल करने के लिए। ओके, तो अभी ये किल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि वो डिजीज कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन इससे क्या पता चला कि देखो वो स्प्रे करते हैं तो वो सिर्फ ऐसे डायरेक्टली मॉस्किटो पे ही खाली नहीं जाता है, वो क्या होता है वो स्प्रे एनवायरनमेंट में भी रह जाता है। तब जब वो स्प्रे एनवायरनमेंट में रह गया तो वो कहीं ना कहीं लिविंग बींग्स को लिविंग थिंग्स को क्या होगा हार्मफुल है। डीडीटी की जब स्टडी किया गया तो क्या पता चला कि डीडीटी जो है वो मॉस्किटोज को तो कंट्रोल कर रहा है टाइफाइड मलेरिया वाले, लेकिन क्या है इट इज हार्मफुल फॉर लिविंग थिंग्स। ओके, सो तब फिर अब ऑल्टरनेट की जरूरत है, कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन होना चाहिए कि हम ये मॉस्किटोज मतलब इंसेक्ट्स भी किल हो जाए और हमें मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इफेक्ट भी ना पड़े, लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग थिंग्स लिविंग बींग्स को इल इफेक्ट्स ना हो वो चीज़ का। तो नाउअडेज बेंजीन हेक्साक्लोराइड इज यूज एज अ इंसेक्टिसाइड। अब डीडीटी की जगह ज़्यादातर बेंजीन हेक्साक्लोराइड यूज करते हैं ये मॉस्किटोज को ये कंट्रोल करने के लिए। बीएचसी का एक आइसोमर है गैमा आइसोमर बीएचसी का, जिसको गैमेक्सिन भी बोलते हैं और उसको लिंडेन नाम से भी बोला जाता है। तो आपको ये वर्ड याद रखना है कि गामा आइसोमर हम डीडीटी के जगह क्या यूज करते हैं गैमा आइसोमर। किसका गैमा आइसोमर? बीएचसी का। बीएचसी क्या है? बेंजीन हेक्सा क्लोराइड है बीएचसी। ओके, और मीन्स बेंजीन रिंग पे क्या होंगे 6 क्लोरीन आइटम्स होंगे। और इसको दो नाम और है बेंजीन हेक्साक्लोराइड के, क्या है? गैमेक्सेन। ओके, गैमा क्योंकि वो गैमा आइसोमर है और वो हेक्सेन है, हेक्सा है और बेंजीन है, हेक्साक्लोराइड और बेंजीन है, तो इसके लिए गैमेक्सेन। और इसका एक लिंडेन नाम भी है, तो आपको ये नेम्स याद रखने हैं। ओके, ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। Designing safer chemicals, fourth principle of brain chemistry. Chemical products should be designed to affect the desired function while minimizing the toxicity. Chemical product ऐसे होना चाहिए कि वो जो डिजायर फंक्शन है उनका वो ज़्यादा हो और जो टॉक्सिसिटी हो वो क्या हो, कम हो। मतलब वो जिस चीज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं उसी चीज़ के लिए यूज़ होए और कहीं वो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ना शो करे या कोई ऐसे प्रोडक्ट्स ना बन जाए। मतलब अगर लाइक हम मेडिसिन इनटेक कर रहे हैं तो मेडिसिन अगर हम फीवर के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उससे फीवर ठीक हो जाए लेकिन कोई दूसरी प्रॉब्लम ना जनरेट हो, तो वो सिर्फ उसका डिजायर्ड फंक्शन करे ना कि कोई और चीज़ शो करे टॉक्सिक जो टॉक्सिक हो या हेजार्डस हो। ओके, इट शुड रिक्वायर लेस टॉक्सिक और नो टॉक्सिक रॉ मटेरियल। तो जो हमारे केमिकल प्रोडक्ट है उसको बनाने के लिए या तो लेस टॉक्सिक रॉ मटेरियल होना चाहिए स्टार्टिंग मटेरियल, या क्या होना चाहिए लेस टॉक्सिक होना चाहिए। ओके, नो टॉक्सिक या लेस टॉक्सिक होना चाहिए। Then illustration, adipic acid is widely used in polymer industry. The starting material of adipic acid is benzene, but benzene is carcinogenic and being volatile, it pollutes air. Okay, अब एडिपिक एसिड का एग्जांपल हम देखते हैं। एडिपिक एसिड नाइलॉन और ऐसे बहुत सारे पॉलीमर बनाने के लिए एडिपिक एसिड यूज होता है। ओके, लेकिन एडिपिक एसिड किससे सिंथेसाइज होता है? वो बेंजीन से सिंथेसाइज होता है। बेंजीन क्या है? कार्सिनोजेनिक है और वोलेटाइल है। वोलेटाइल मतलब क्या? केमिकल अगर एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो वो वेपराइज हो जाएंगे एटमॉस्फेयर में। कोई केमिकल कोई जो वोलेटाइल लिक्विड्स है जो या वोलेटाइल सब्सटेंस है वो क्या होगा रूम टेम्परेचर पे भी वेपराइज हो सकते हैं और हल्का सा टेम्परेचर इंक्रीज होने पे भी वो वेपराइज हो सकते हैं। ओके, तो ऐसी बेंजीन क्या है? कार्सिनोजेनिक है। और क्या है? वोलेटाइल है। मतलब क्या होगा अगर हम बेंजीन को ओपनली रखेंगे तो अपने आप एयर में चले जाएगा और वो एयर से हम अगर एयर में ज़्यादा कंसंट्रेशन है ये बेंजीन का बेंजीन के वेपर्स का और हम इनहेल करते हैं तो वो बटरवेज हमारे लंग्स में जाएगा। और जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं तो वो मैक्सिमम आवर उसी में अगर स्पेंड कर रहे हैं तो वो उनके लंग्स में कहीं ना कहीं कार्सिनोजेनिक मटेरियल का क्वांटिटी ज़्यादा होते जाएगा। तो उससे क्या होगा ये बहुत हार्मफुल है। तो ये हमारे जो सेकंड पॉइंट है इसका वो वायलेट हो जाएगा कि जो हमारा रॉ मटेरियल है वो लेस टॉक्सिक होना चाहिए या नो टॉक्सिक होना चाहिए। ओके, तो अब इसके लिए ऐसा तो नहीं होगा एडिपिक एसिड का यूज़ करना ही बंद कर दे, बल्कि हम एडिपिक एसिड कुछ ऐसी चीज़ से बनाएंगे जो कार्सिनोजेनिक ना हो और जो इको फ्रेंडली हो। ओके,
तो दो साइंटिस्ट ड्राथ एंड फ्रॉस्ट ने क्या किया, उन्होंने ग्रीन टेक्नोलॉजी पे वर्क किया और उन्होंने क्या किया, एडिपिक एसिड सिंथेसाइज किया। बट क्या यूज करके सिंथेसाइज किया, ग्लूकोज। ओके, ग्लूकोज यूज किया और कुछ एंजाइम्स यूज किए उन्होंने। ओके, एंजाइमेटिकली मतलब जैसे कैटालिस्ट यूज करते हैं कोई केमिकल रिएक्शन को सपोर्ट करने के लिए, वैसे यहाँ पे ग्लूकोज के साथ एंजाइम्स यूज किया जो एडिपिक एसिड सिंथेसिस में हेल्प करे। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा रॉ मटेरियल है वो लेस टॉक्सिक हो गया और हम बोल सकते हैं एकदम से नो टॉक्सिक हो गया, और हमें हमारा जो प्रोडक्ट मिला उसका वो डिजायर्ड फंक्शन भी मिलेगा और उसकी टॉक्सिसिटी भी नहीं रहेगी। ओके, और एक है कि एग्जाम्पल, सर्फेक्टेंट कंटेनिंग फ्लोरीन एटम आर हार्मफुल। मतलब सर्फेक्टेंट्स जो है जिसमें फ्लोरीन एटम यूज होते हैं, हेलोजेंस वाले सर्फेक्टेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। तो उसके भी ऑल्टरनेटिव डिराइव हो रहे हैं, तो ताकि वो हार्मफुल एक्टिविटी ना शो करे, खाली क्लेंजिंग का ही काम करे। ओके,